नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे YouTube चैनल गुरुकुलम के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ डॉली तालुकदार और मैं आज आप लोगों को 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तिका से 14वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है आओ स्कूल चले। आओ स्कूल चले। इस नाम को देखकर भी शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह पाठ किस विषय के बारे में है। जी हाँ, यह पाठ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में है, जो है शिक्षा। शिक्षा आप जैसे बच्चों का एक अधिकार है और आप सभी लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हमें ज्ञान मिलती है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तस्वीर को अब चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पर पंचायत बैठी है। पीपल का पेड़ है, एक चौक है और वहाँ पर पंचायत बैठी हुई है। पहले गांव में स्कूल नहीं था। इससे पहले गांव में स्कूल नहीं था। पंचायत की कोशिश का नतीजा है कि यहाँ अब स्कूल हो गया है और पंचायत की कोशिश से यहाँ पर अब एक स्कूल खुल गया है। गांव के लोग बहुत खुश थे। जोश में तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए। पहले स्कूल खुलने के बाद बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे, पर अब आधे से भी ज़्यादा बच्चे गायब रहने लगे हैं। पर क्या हुआ है, अब आधे से भी ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं आते। पंचायत इसी बात को लेकर चिंतित थी। उसी पर अब चर्चा हो रही है। उसी विषय में अभी लोगों के बीच आलोचना हो रही है। उन लोगों ने मास्टर जी से सलाह लेने का निश्चय किया। तो लोगों ने सोचा कि स्कूल के मास्टर जी से परामर्श लिया जाए। मास्टर जी पंचायत की चिंता का कारण अच्छी तरह समझते थे। वे खुद भी तो परेशान थे। मास्टर जी खुद भी परेशान थे कि बच्चों ने स्कूल आना क्यों छोड़ दिया। उन्होंने सोचा लोगों को पहले जागरूक बनाना होगा। तब मास्टर जी ने सोचा कि लोगों को पहले जागरूक बनाना होगा। जागरूक उसका मतलब है सचेत बनाना होगा। लोगों को यह समझाना होगा कि शिक्षा बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। इस मामले में युवा शक्ति मदद कर सकती है। इस विषय पर कौन मदद कर सकती है? युवा शक्ति, यानी कि जो युवक युवतियां हैं वो लोग मदद कर सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने अपने कुछ पुराने विद्यार्थी जो अब नज़दीक के कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे मिले। तो मास्टर जी जाकर उनके कुछ पुराने विद्यार्थियों से मिले जो कॉलेज में पढ़ रहे थे। इस समस्या पर उन लोगों ने गहराई से सोचा। काफ़ी विचार विमर्श हुआ। अंत में उन लोगों ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक खेलने का निश्चय किया। नुक्कड़ नाटक माने इसे बातौर नाटक। अंत में क्या किया, उन लोगों ने लोगों को सचेत करने के लिए एक नुक्कड़ में जो नाटक किया जाता है वो उस तरह का एक नाटक करने का निश्चय किया। रविवार का दिन था। बाजार में लोगों की बहुत भीड़ थी। युवक युवतियों का एक दल वहां आ पहुंचा और थोड़ी सी खुली जगह देखकर वहीं जम गया। तो बाजार में वो लोग आए। एक ने नारा लगाया, आइए आइए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए, इनका भरपूर लाभ उठाइए। तो उसी में से एक युवक ने नारा लगाया कि आइए अपने अधिकारों के बारे में जानिए और इनका भरपूर लाभ उठाइए। फिर टोली के सब लोग मिलकर घूम घूम कर गाने लगे। पढ़ना लिखना है सबका अधिकार, पढ़ लिख कर बन जाए सब होशियार।
तो सब लोग मिलकर गाने लगे ये बात, पढ़ना लिखना है सबका अधिकार, पढ़ लिख कर बन जाए सब होशियार। धीरे धीरे उनके पास लोगों की भीड़ जम गई। तो लोग आने लगे और एक भीड़ जम गई। दल के नेता ने उपस्थित जनता से गोल घेरा बनाकर बीच में कुछ खाली जगह छोड़कर खड़े होने के लिए आह्वान किया। जो दल के जो नेता है उस नेता ने बोला जनताओं को कि आप गोला बनाकर खड़े रहे और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दें। फिर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों और मित्रों, आप सबको हमारा प्रणाम। आज हम यहाँ आपके समक्ष एक नाटक खेलने आए हैं। आप लोग इसे देखें और बच्चों को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिलना चाहिए, सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं देती है, पढ़ाई लिखाई में अब पहले से क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, इन बातों पर गौर करें। तो दल के नेता ने बोल दिया कि हम एक नाटक खेल रहे हैं और इस नाटक का क्या उद्देश्य होगा कि लोगों को यह समझाना कि पढ़ने लिखने का अधिकार जो बच्चों को मिल रहा है, सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं दे रही है, पढ़ाई लिखाई में अब क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, ये इन सब बातों के बारे में उन लोगों को समझाना। हम अपनी भूल चूक के लिए पहले ही क्षमा याचना करते हैं और आप लोगों के सुझावों की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हो गई। एक तरफ से मोहनलाल और दूसरी तरफ से गोपाल बाबू आते हैं। ये नाटक के दो किरदार है, मोहनलाल और गोपाल बाबू। मोहनलाल, जयराम जी की गोपाल बाबू कहाँ से आए? गोपाल बाबू, जयराम जी की मोहनलाल जी, जरा बिटवा को देख आया एक बार। बिटवा यानी कि बेटा। मोहनलाल, बिटवा को क्या हुआ उससे? तो मोहनलाल ने उससे पूछा कि बिटवा को देखने गए थे, क्या हुआ उससे? गोपाल बाबू, नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, शहर के एक मोटर गैरेज में रखकर आया था ना, काम भी सीखेगा, दो पैसा भी कमाएगा, बहुत दिन हो गए, एक बार देखाया। तो गोपाल बाबू ने बोला कि शहर के एक मोटर गैरेज में उसने अपने बेटे को रखकर आया था और एक बार उसे देखने के लिए गए, बहुत दिन हो गए इसलिए उसे देख आए। मोहनलाल, तो क्या स्कूल से छुड़वा दिया उसे? गोपाल बाबू, हाँ, क्या होगा स्कूल जाकर, कलेक्टर बनना थोड़े ही है, बड़ी गैरेज में काम करेगा तो एक दिन अच्छा मैकेनिक बनेगा। तो गोपाल बाबू ने बोला कि स्कूल जाकर क्या करेगा लड़का, कलेक्टर तो नहीं बनना है, गैरेज में काम करेगा और एक दिन अच्छा सा एक मैकेनिक बन जाएगा। मोहनलाल, पर गोपाल बाबू, पर क्या, कितने ही बच्चे स्कूल छोड़कर काम पर लगे हुए हैं, देखिए ना, अब्बू मियाँ की दुकान पर वह करीम मुर्गी बेच रहा है, उधर देखिए रास बिहारी बाबू की किराने की दुकान पर वह रमेश, फिर सरदार जी की चाय की दुकान पर बलवीर। ऐसे कुछ बच्चों के नाम लिए गोपाल बाबू ने जो अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर लगे हुए थे। मोहनलाल गोपाल बाबू को समझाते हुए, पर देखिए गोपाल बाबू, इन्हें अब काम करना नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए। सबको यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बच्चों को काम पर नहीं, स्कूल भेजना चाहिए। तो मोहनलाल गोपाल बाबू को समझाने लगे कि बच्चों को काम पर लगाना नहीं चाहिए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। गोपाल बाबू, क्या लाभ होगा इन्हें पढ़ाकर, कौन सा लाट साहब बनेंगे ये, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है और इनकी पढ़ाई का खर्च भी ऊपर से लाद दे। तो गोपाल बाबू ने कहा कि घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल है तो पढ़ाई का खर्च कैसे हम लोग उठाए। उसी समय सुबोध और संध्या, इन दो किरदारों का प्रवेश होता है। सुबोध, अरे गोपाल बाबू, आप खर्च की चिंता क्यों करते हैं, बच्चों को तो बस स्कूल भेज दे, पढ़ाई का खर्च सरकार का, समझे ना। संध्या,
अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें बस पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना चाहिए। खर्च की चिंता नहीं। सरकार 6 साल से 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला ले चुकी है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाए। समझ गए ना। तो संध्या ने उन लोगों को समझाते हुए कहा कि सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, खर्च की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई का खर्च 6 साल से 14 साल की उम्र तक की बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाती है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कई लोग हाँ हम समझ गए। एक आदमी हाँ, मैं कल से ही बबुआ को फिर स्कूल भेज दूंगा। दूसरा आदमी हाँ मैं भी। हम न पढ़े तो क्या हुआ, बच्चों को तो मौका मिलना चाहिए। सुबोध बहुत खूब, आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाइए ही और दूसरों को भी पढ़ाने की सलाह दे, तभी सब बच्चे पढ़ पाएंगे, देश की भी तरक्की होगी। सब मिलकर गाते हैं। आइए सब हाथ मिलाएं, बच्चों को हम स्कूल भेजें, सभी बच्चे पढ़े लिखे, देश बहुत तरक्की करे। दृश्य बदलता है, एक तरफ से मास्टर जी और दूसरी तरफ से सूरजमल का प्रवेश। मास्टर जी आते हैं और दूसरी तरफ से कौन आते हैं, सूरजमल। सूरजमल नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी नमस्ते सूरजमल जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए, कहिए आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है। सूरजमल उसे तो स्कूल से छुड़वा दिया मास्टर जी, अब ज़रा घर का कामकाज भी सीख ले तो काम आएगा, शादी हो जाएगी तो घर का कामकाज ही तो संभालना होगा ना, कहाँ नौकरी करने जाएगी वह। सूरजमल कहते हैं कि अपनी बेटी को उसने स्कूल से छुड़वा दिया और घर की कामकाज में लगा दिया। मास्टर जी नहीं, आप गलत सोचते हैं, सिर्फ नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, समझ बढ़ती है, सूझबूझ अच्छी होती है, आखिर बेटी भी तो एक दिन माँ बनेगी ना, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उसे भी तो सोचना होगा ना। तो मास्टर जी सूरजमल को समझाते हैं कि बच्ची एक दिन माँ बनेगी और जब वो माँ बनेगी तो अपने बच्चों को वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तभी वो ध्यान दे सकेगी और उसकी सूझबूझ बढ़ेगी। सूरजमल हाँ यह तो अब मुझे भी लग रहा है, इस बार घर लौटकर उसे स्कूल भेजना होगा। तो सूरजमल कहते हैं कि मुझे भी लग रहा है कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, इस बार घर लौटकर मैं उसे स्कूल भेज दूंगा। मास्टर जी बहुत अच्छा, पढ़ लिख कर आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी, याद रखे पढ़ाई ही बेटी का असली गहना है। तो मास्टर जी बोलते हैं कि पढ़ाई ही बेटी का असली गहना है। सब मिलकर गाते हैं, घर का कामकाज बड़े करे, बेटी को पढ़ने स्कूल भेजे, पढ़ लिख कर वह समझदार बनेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को भी हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर बेटियां पढ़ेगी तभी तो एक परिवार खुशहाल होगा, क्योंकि बाद में जाकर बेटियों को एक परिवार संभालना होगा, उनके बच्चों को संभालना होगा, तभी तो उनके बच्चे अच्छे बनेंगे और बेटी उनके बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकेगी। दृश्य फिर बदलता है, मास्टर जी सुबोध, संध्या और रजनी लोगों को समझाते हैं। सुबोध आजकल तो स्कूल का माहौल ही अलग हो गया है, पढ़ना लिखना अब मुश्किल नहीं मज़ेदार हो गया है। संध्या आजकल स्कूल में अध्यापक अध्यापिका बच्चों को मारते पीटते नहीं, खेल खेल में नाचते गाते और कहानी सुनाते उन्हें सिखाते हैं। तो आजकल शिक्षा का बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। पहले जैसे अध्यापक अध्यापिका बच्चों को अगर वो कुछ ना बता सके तो उसे मारते पीटते नहीं हैं, वो लोग खेल खेल में ही नाचते गाते उन्हें सिखाते।
रजनी, और हाँ, अब तो इम्तिहान का डर भी नहीं रहा। बच्चे जो भी सीखते हैं उसकी जांच लगातार होती रहती है। जो कमी होती उसे ज़रा समय देकर पूरा कर दिया जाता है। सब मिलकर गाते हैं। दीदी सबको प्यार से पढ़ाती, गाना सिखाती और कहानी सुनाती। खेल खेल में होती पढ़ाई, न कोई डर है और न पिटाई। परीक्षा का भूत भाग गया, किस्मत का ताला खुल गया। पढ़ाई नहीं कहीं अधूरी रहती, प्यार से दीदी बार बार सिखाती। तो इस गाने से हमें पता चलता है कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था की बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गई है और आजकल अध्यापक अध्यापिका खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें गाना भी सुनाते हैं और उन्हें अच्छी तरह से सिखाते हैं, कहानी सुनाकर गाना गाकर सिखाते हैं और उनकी जांच लगातार होती रहती है और जो परीक्षा है, परीक्षा का डर भी, इम्तिहान का डर भी अब नहीं रहा। श्यामलाल, तो अब बढ़िया है, अपने बच्चे को तो हम खूब पढ़ाएंगे। गंगा प्रसाद, हाँ यार, इनका भाग्य अच्छा है, इन्हें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। सुबोध, और देखिए, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए भी अब पढ़ना मुश्किल नहीं है। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि में लिखी किताबें मिलती है। रजनी, जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनकी भी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उनके आने जाने और चलने फिरने के लिए सरकार की तरफ से विशेष सुविधा मिलती है। मास्टर जी, अब आप लोग ही सोचें, जब सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रही है तो आप लोग इनका फ़ायदा क्यों ना उठाए। सब मिलकर गाते हैं, बच्चों को अब स्कूल जाने से कौन रोके। ठीक है भाई, ठीक है, चलो सब स्कूल चले। नाटक समाप्त हुआ। कुछ लोगों के मन पर इसका असर भी हुआ। उसे देखने के बाद कुछ लोग स्कूल से छूटे हुए अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजने लगे। बाकी लोगों को मास्टर जी के नेतृत्व में युवा दल के लोगों ने फिर समझाया और उनके बच्चों को भी फिर से स्कूल लाने में सफल हो गए। अब उस गांव में सब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को स्कूल क्यों जाना चाहिए। स्कूल जाने से ही आप लोगों को ज्ञान मिलेगा, आप लोगों की सूझबूझ बढ़ेगी और आप लोग सही क्या गलत क्या समझ पाएंगे। और आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि आजकल स्कूल में पहले की तरह कोई आप लोगों को मारपीट नहीं करेंगे और आप लोगों को इम्तिहान का डर भी नहीं होगा। आप लोगों की जांच लगातार होती रहेगी और आप लोगों को खेल खिलाई में गाना गाते हुए, कहानी सुनाते हुए अध्यापक अध्यापिका सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ शब्द अर्थ पाठ से सीख लेते हैं। सलाह, सलाह माने हुइसे परामर्श, जागरूक माने सचेतन, नजदीक माने ऊचर, नुक्कड़ नाटक माने बातर नाटक, तरक्की माने उन्नति, परवरिश माने लालन पालन, माहौल माने परिवेश, इम्तिहान माने परीक्षा और किस्मत, किस्मत माने हुइसे भाग्य। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে গৃহকাৰ্য হিচাপে কৰিব লাগিব। पाठर পৰা सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 1 नंबर, सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार तलर कोनटू हबो तुमालोके चिन दिब লাগিব। 2 नंबर, आजकल बच्चों को स्कूल में की पोआ जाए, स्कूलत की दिया जाए, याते आसे कोनटू हबो तुमालोके चिन दिबा। माँ बाप तथा अभिभावकों को बच्चों को काम पर नहीं स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि কাৰণটো কোনটো শুদ্ধ कारण তাত তোমালোকে চিন দিবা। 4 नंबर, स्कूल में बच्चे सिर्फ की करे, स्कूलत पढ़े खेले ने गोटेइबिलाक काम करे, खेला धूला पढ़ा
নাচ গান এইবিলাক সব কৰে কি কৰে তোমালোকে শুদ্ধটোত চিন দিবা 5 নম্বৰ बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए কি লাগে স্কুলত দিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক কি লাগে জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ লাগে নে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগে নে কি লাগে কোনটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে চিন দিবা এইখিনি আজিৰ কাৰণে তোমালোকৰ গৃহ কাৰ্য